हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या को समझने से पहले कुछ और डेफिनेशन समझी थी, फिर उसके बाद वास्तविक संख्या समझी थी। तो अब इस चैप्टर में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें पहले है आधारभूत प्रमेयिका। तो आधारभूत प्रमेयिका अंकगणित की क्या कहती है? प्रमेय 1.1 है जो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया 8। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी, यानी कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो होती है भाज्य संख्याएं। अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो क्या करें? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर हम 12 को ले लेते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो है क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन इन भाज्य संख्याओं को हमने किस रूप में किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के। देखो हमने ये क्या ले रखी है? अभाज्य संख्या है ना, 2 2 2, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ले रखा है। ऐसे ही अगर हम किसको ले लें, इसमें 18 को ले लें तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? देखो कैसे लिखा है इसको हमने। इसको ज्ञात करने का भी सिंपल तरीका है। 18 को लिखा, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करते हैं? इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 1 नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? 2। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार होगा? 9 बार। ठीक है, फिर उसके बाद अब 2 से विभाजित होगा नहीं, अब 3 से विभाजित करेंगे इसको। कितनी बार होगा? 3 बार। ठीक है, वही है जैसे लॉसो मॉसो याद करते हैं। फिर ऐसे 3 से विभाजित करेंगे तो एक गुणनखंड क्या है? 2 3 3। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये आ गया 18। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है और क्या है? तथा ये जो गुणनखंडन है इसको बोलते हैं हम गुणनखंडन। ठीक है, गुणनखंडन। गुणनखंडन मतलब उसका तोड़ रखा है, उसका खंडन कर रखा है। किसके? संख्याओं के गुणन के द्वारा। ये जो गुणनखंडन है अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इसमें हमको जरूरी नहीं है कि यही क्रम अप्लाई करना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यह जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के जो आने वाला जो क्रम है, तो इस क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने 18 को अभी क्या लिखा? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हम इस 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 2 लिखेंगे तो आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा ना। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो क्या आया? अद्वितीय मतलब होता है 2 ना होकर के 1 होगा। आई बात समझ में? तो इसका क्रम हम कुछ भी रखे, आंसर क्या होना है? अद्वितीय ही आना है। अद्वितीय मतलब एक ही आंसर आना है। ठीक है, अब जैसे इसी तरीके से कर लेते हैं। इसमें 18 को 3 से विभाजित किया मैंने, 2 को ना लेकर के क्या लिया? 3 लिया, तो 6 टाइम हो गए। फिर 3 से 3 बार, सॉरी 2 बार, फिर 2 से देंगे तो 1 बार। तो देखो अब इस 18 के फैक्टर ये भी तो है 3 इंटू 2। तो इस कंडीशन पे भी आंसर क्या आ रहा है? 18 ही आ रहा है। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि अब गुणनखंडन जो होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम को लेना जरूरी नहीं है, मतलब क्रम के बिना क्या होता है? वो अद्वितीय होता है। तो उसको हम चाहे, ये हमने अभी जो लगा रखा है आरोही क्रम में, तो इसको हम इस नीचे वाला क्या है? अवरोही क्रम। तो कोई भी क्रम लगाए आंसर वही आना है, इसमें सेम वही चीज आएगा। ठीक है, तो ये है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि संख्याओं, ठीक है, 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, एक जो संख्या दे रखी है वो कैसी दे रखी है? 4 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो भी हमको संख्या दे रखी होगी वो ऐसे दे रखे हैं। n का मान प्राकृतिक संख्या रखना है तो 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 0 नहीं रखना है हमको। आई बात समझ में? क्या रखना है? 1 2 3 4। तो 4 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगर 4 की पावर 2 रखते हैं तो 16। 4 की पावर 3 रखते हैं तो इसका मतलब फिर क्या आ जाएगा?
64 आ जाएगा, है ना। तो देखो सबके सब किस पे कैसे बन रहे हैं, देखो जैसे 4 की पावर 1 मतलब तो आया 4, 4 की पावर 2 मतलब क्या आ गया, 4 का हम कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। 4 की पावर 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या आया, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चक्को 16, 16 चक्को 64 आ रहा है ना। 4 की पावर 3 का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। फिर ऐसे 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 को हम कितनी बार गुणा कर देंगे, 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें इस पर क्या करना है, विचार करना है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n का, ठीक है, जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होते हैं, यानी कि 4 की घात n की जो वैल्यू आए, क्या कुछ इस टाइप की वैल्यू आ सकती है कि उसका जो लास्ट में आ जाए वो 0 आ जाए। कहने का मतलब है जैसे 40 हो या 50 हो इस टाइप से, या फिर 500 400 लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या इस टाइप का मान कोई पॉसिबल है, कह रहे हैं, ठीक है। अब हमें 4 की जो टेबल है या 4 का पहाड़ा है वो चीज नहीं देखना। जैसे 40 है, 4 से तो विभाजित है लेकिन वो 4 के पावर में नहीं आएगा। देखो ये कितना आ रहा है, 4 गुणा, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा 5, ठीक हो गया। तो ये आ सकता है 40, लेकिन ये पूरा का पूरा 4 की पावर में नहीं आ रखा है ना। तो इसमें यही पूछना चाह रहा है कि 4 की पावर n जो हो वो अंक शून्य पर समाप्त तो होता है, ऐसा कोई मान पॉसिबल है, कह रहा है n का, ठीक है। तो n का हमने जितने भी मान देखे वो 4 की पावर में ही आ रहे थे। इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे आते रहेंगे जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो आंसर में क्या है कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 शून्य पर समाप्त होती है तो कोई भी वैल्यू है जिसके लास्ट में अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगी ही होगी, है ना। चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 30 हो, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो 5 से डिवाइड होती ही होती है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब 4 की घात n के जब हम क्या करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि 4 की घात n में कोई ऐसा नंबर आ रहा है बाई चांस जो 0 पर खत्म हो रहा है। तो 0 पर अगर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, उसका 5 भी आना ही चाहिए, है ना। जैसे अभी 4 की पावर 3 है तो हमने इसमें क्या लिखा, 4 गुणा 4 गुणा 4, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ये नहीं लिखा, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2, ये आ गया 4 की घात 3 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 4 की पावर n कोई शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितने पे खत्म होना चाहिए, 5 से भी वो डिवाइड होगी ही होगी, है ना। जैसे हमने 8 को लिखा, क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही अगर हम किसको लिखे, 10 को लिखें तो 2 गुणा 5, तो इसके लास्ट में अगर 10, ये लास्ट में अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 से भी तो विभाजित हो ही रही है वो, है ना। जिस संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो 2 से तो होनी ही होनी है, ठीक है, और वो 5 से भी विभाजित होनी ही होनी है ना। तो 5 भी तो आया इसके गुणनखंड में। तो ऐसे ही 4 की पावर n अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब उसमें भी क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 4 की पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो 4 गुणा 4 की पावर 1 लिखा तो 4 आ गया, 4 की पावर 2 लिखा तो 4 गुणा 4 आ गया, 3 लिखा तो 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इस 4 को हम लिख क्या सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 2, इसको भी 2 गुणा 2, इसको भी 2 गुणा 2, है ना। इसके अलावा क्या हम कुछ और लिख पा रहे हैं, 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हमने लिखना है 4 को या 4 की पावर n को, तो वो कितना आएगा, 2 की पावर में ही आएगा जितना भी आएगा, ठीक है। उसमें 5 वाली कोई संख्या भी नहीं आएगी। तो लिखा है यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर जो n होगा वो कैसा बनेगा, 2 की पावर 2n के रूप में बनेगा, ठीक है। यानी कि 4 की पावर अगर 1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 4 की पावर n है तो 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 1, यानी कि 2 की पावर, जब पावर में भी पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही 4 की पावर 2 होगा तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2, यानी कि 2 की पावर 4। यानी कि 4 की पावर अगर n होगी तो 2 की पावर में वो कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक हो गया। 4 की पावर में जो भी संख्या होगी उसको अगर तुम 2 की पावर में लिखोगे, देखो 4 की पावर में 2 है तो 2 की पावर में कितना आ गया, 4 हो गया, डबल हो गया ना। तो वो जी 2 की पावर में 2n हो जाएगी, लेकिन 5 की पावर वो कभी नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसलिए अभाज्य संख्या क्या आ सकती है, केवल 2 ही आ सकती है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें क्या बताती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल 2 के अतिरिक्त तो कोई और गुणनखंड नहीं आएगा, है ना। 4 है तो इसको 2 की पावर चाहे हम पलट कर लिखे चाहे कैसे भी लिखें, मान उसका क्या आना है, एक अद्वितीय वैल्यू ही आनी है। तो इसलिए वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, देखो अब है इसमें मॉस और लॉस ऑफ। ठीक है, तो लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसको लॉस ऑफ भी बोलते हैं या फिर एलसीएम भी बोलते हैं, लॉस ऑफ। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ज्ञात करो कह रहा था, इसका मतलब लॉस ऑफ ज्ञात करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाती है, उसको कहते हैं हम लॉस ऑफ। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होगी, जो संख्या हमको दी होंगी उनसे विभाजित हो जाएंगी, जिनका हमको लॉस ऑफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, जिन संख्याओं का, तो उन संख्याओं से वो विभाजित हो जाएगी। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित करती है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसमें। जैसे हमने एग्जांपल लिया इसमें 4, 8 और एक मान लिया हमने 10। ठीक है, तो देखो इन तीनों का हम निकालते हैं लॉस ऑफ और मॉस ऑफ। 4, 8 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ और मॉस ऑफ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब ये 3 के 3 भाज्य संख्याएं हैं, है ना, इनके हमको निकालने क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस ऑफ निकालने हैं, लॉस ऑफ और मॉस ऑफ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर गुणनखंड विधि समझ सकते हैं। तो देखो इसमें हमको क्या लिखना पड़ता है, एक भी लेना पड़ता है इसमें। ठीक हो गया, क्वेश्चन में क्या लेना पड़ता है, एक भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एक भी कॉमन आ जाता है। 1 गुणा 2 गुणा 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 5। ठीक हो गया, ऐसा लिख सकते हैं ना। 4 को हमने क्या लिखा, 1 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे ही तो निकालेंगे। 4 के गुणनखंड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, तो 2 गुणा 2 लिख दिया, पहले क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, वो कॉमन आता है तब उस चीज के लिए ले रहे हैं उसको हम। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है इसमें हमने, अगर मॉसो निकालना है तो मॉसो क्या होता है, अगर 3 संख्याएं हैं तो जो 3 के 3 में कॉमन आ रहा है उसको लेंगे हम। ठीक हो गया, मॉसो निकालना है तो 3 संख्या है तो जो 3 के 3 में कॉमन आ रहा है, 2 संख्या है तो जो 2 के 2 में कॉमन आ रहा है। तो मॉसो तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मॉसो कितना आ जाएगा, फिर इसका मॉसो आ जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2। तो देखो मॉसो क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर रही है। तो देखो 2 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 4, 8 और 10 तीनों को क्या कर दे रही है, विभाजित कर रही है। इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। इस 2 से बड़ी 4 तो है जो 4 और 8 को विभाजित कर रही है, लेकिन 10 को नहीं कर रही है। ठीक है, तो मॉसो क्या होगा इन तीनों का, ये 2 ही ऐसी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 4 को भी, 8 को भी और 10 को भी, तीनों को विभाजित कर रहे हैं। तो हमें संख्या वही लेनी है जो तीनों को विभाजित कर रहे हैं। तो ये होता है मॉसो। दे रखा है ना इसमें, जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित करती है, ये होता है मॉसो। ठीक है, तो 2 के अलावा कोई भी बड़ी संख्या नहीं, 2 से छोटी है 1, वो कर सकते हैं इनको विभाजित, और उसके अलावा कोई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हमको लॉसो ज्ञात करना है इसका, तो लॉसो ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, देखो लॉसो के लिए जो तीनों 3 में कॉमन आ रहा है उसको भी लेंगे, और जो ओनली 2 में कॉमन आ रहा है इसको भी लिया जाएगा, और जो बच रहा है उसको भी लेंगे। मॉसो में तो हम क्या लेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, और लॉसो में क्या लेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको भी लेंगे, और जो 2 में कॉमन आ रहा है इसको भी लेंगे, और जो बच रहे हैं टर्म्स 2 और 5 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, ये दो तीनों में आ गए, ये 2 में कॉमन आ रहा है और ये भी बच गए हैं, तो लॉसो में इसको भी लेंगे। मॉसो में ओनली जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉसो होता है जो सबको विभाजित कर रहा है ना, तो तीनों 3 को विभाजित अब ये 1 गुणा 2 गुणा 2 लिखने का मतलब क्या है, ये संख्या इसको विभाजित ही तो कर रही है,
है ना। ऐसे ही 8 को विभाजित क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। 1 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि ये इसको विभाजित कर रहे हैं। 10 को कौन करता है, 1 करता है, 2 करता है और 5 विभाजित करता है ना। तो इस टाइप से लिख लिया इसको। तो लॉस क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 40, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी कि 40 के आगे इसका लॉस होगा। तो देखो 40 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित हो रही है। देखो 40 में 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है ना। बाकी इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। किन्हीं दो से हो सकती है, जैसे 4 और 8 से कौन सी 32 भी हो सकती है ना। लेकिन 32 10 से नहीं होगी, तो 10 से 30 हो सकती है, तो इनसे नहीं होगी। तो 40 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रही है। दे रखा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है, पूरी पूरी बार विभाजित होती है। ये हो गया लॉसो, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने का तरीका था, लॉसो और मॉसो, ठीक है। ऐसे ही और संख्याओं का भी हम ऐसे ही लॉसो और मॉसो ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संख्या दी रहती है, इसको लिखो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जैसे हमने 60 मान लिया, ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 60 के पहले अभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब डायरेक्टली भी हो जाता है, कई लोगों के लिए टफ पड़ता है, तो वो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित कर लिया, इसको 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 15 आ जाएगा। अब 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद 5 से विभाजित करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो अब इसमें एक नहीं लेना, क्योंकि इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो करके। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगर खाली गुणनखंड कहता तब उस कंडीशन पे हम एक लगाते उसमें, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो देखो ये आ गया इसके गुणनखंड, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं ना। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ऐसा भी इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। देखो इसमें अगला एग्जांपल है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 संख्याएं दे रखी है, 6 और 20। इसके हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अगर नॉर्मली गुणनखंड का होता तो हम आगे एक भी लगाते, इसमें अब अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, इसका मतलब हमें क्या करना है, केवल अभाज्य संख्या को ही लगाना है। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। और इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 2 दूनी 4 पंचे 20 आ गए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो अब 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है ना हमको, सॉरी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है ऐसा नंबर देखना है। तो वो कितना आ रहा है, 2 की घात 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका क्या, एचसीएफ। और एलसीएम अगर हमको निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको भी लेंगे और जो नहीं आ रहा है उसको भी लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका मतलब क्या आ गया, ये आ जाएगा 60 ही आ जाएगा टोटल, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया इसका, सबको गुणा करके 60। अब देखो इसका एक और तरीका होता है इसको बनाने का, जैसे 6 है और ये 20 है, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 1 इंटू कितना हो रहा है, 3 की पावर 1, ऐसा ही तो आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले में कितना आ रहा है, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो देखो अगर हम HCF को लेते हैं इसमें, तो HCF कितना आ रहा है, फिर यहाँ कितना आ रहा था, 2 ही तो आ रहा था ना। कितना आ रहा था HCF, 2, इन दोनों में जो कॉमन है। तो देखो HCF होता, तो देखो अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF आया क्या, 1, यानी कि कितना आया, 2 की घात 1 आया मतलब। तो HCF क्या आया इसका, 6 और 20 का, या फिर जो भी हमको संख्याएं दे रखी होंगी, ये क्या आ जाएगा, संख्याओं में उपस्थित
उभयनिष्ठ संख्याओं में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या। तो देखो इन संख्याओं में जो भी क्या आ रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है हमको। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 2। तो इसकी घात कितनी है? सबसे छोटी 2 आ रही है ना, सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी घात कितनी आ रही है इसकी? 1 आ रही है। ठीक है, सबसे छोटा अंक क्या आ रहा है इसमें? ये 2 ही तो कॉमन आ रहा है इसमें। ये दे रखा है कि संख्याओं में उपस्थित उभयनिष्ठ गुणनखंड की, जो भी इसमें गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या का हमको क्या कर देना है? गुणनफल करना है। जैसे अगर बाई चांस 6 और 12 होता तो 2 गुणा 3 होता, और इसमें क्या आ जाता? 2 गुणा 3। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता? एक तो ये 2 की घात 1 आ जाता, और एक 3 की घात कितना आ जाता? 1। तो इसमें जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है उसकी छोटी घात वाले को लेंगे, यानी कि इसमें जिसकी घात छोटी है उन छोटी घात वाली संख्याओं का हमें क्या कर देना है? गुणनफल। तो इसमें क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो 2 की छोटी घात वाला कौन सा है? 1। तो इसका गुणनखंड किसके साथ करना? दूसरी संख्या तो कोई है नहीं, इसका मतलब क्या है? फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसका अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आ रहा है इसका कितना? 60। यानी कि ये 60 कैसे आया? संख्याओं में उपस्थित, ठीक है, संख्याओं में उपस्थित जो गुणनखंड है सबसे बड़ी घात वाली संख्या। यानी कि अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड को तो लेंगे ही हम, ठीक है, या फिर इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। संख्या में उपस्थित जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी सबसे बड़ी घात वाली संख्या। तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या को कौन सी, सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, और ये आ रहा है, बस हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ वाला नहीं लेंगे अब। ठीक है, इसमें देखो इस कंडीशन पे तो क्या कहा कि मैंने उभयनिष्ठ है जो उसको भी लेंगे और जो नहीं है उसको भी लेंगे। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके में हमको क्या करना है? इसमें सबसे बड़ी घात वाला ले लेना है, बस हो जाएगा। ये 2 की घात 1 को छोड़ देना है अब। ठीक है, अब क्या करना है? 2 की घात 2 वाला लेंगे। 2 की घात 2 का मतलब 4। यहाँ भी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। और ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 60। यानी कि संख्याओं में जो भी उपस्थित गुणनखंड होंगे उनकी सबसे बड़ी घात वाली संख्या को ले लिया जाएगा इसमें। ठीक है, और इस वाले में कौन सा जो उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ वाले में छोटी घात लेंगे। इसमें जो उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है उनकी बड़ी घात वाली संख्या को लेंगे। देखो अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक दे रखे होंगे a, b, ठीक है, तो इस a, b के HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई आता है वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये फॉर्मूला केवल 2 ही संख्याओं के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अब देखो जैसे ये संख्या है इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो आंसर पहले बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देख लेते हैं। 20 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, है ना। और 20 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 120। अब देखो इसका
और HCF का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, 120 ही तो आ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आता है, LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में हमको संख्याएं दी हुई है और HCF दिया हुआ है, तो उस कंडीशन पे हमको LCM ज्ञात करने के लिए ये मेथड यूज नहीं करने, सीधे सीधे क्या कर देना है, देखो LCM के लिए फॉर्मूला निकालना था दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टे क्या कर देना है HCF को यहाँ भेज दोगे तो बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही HCF निकालना है, LCM दे रखा होगा तो बट्टे LCM कर देंगे। ठीक हो गया, तो सबसे सिंपल तरीका ये आ जाएगा, HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे LCM। ऐसे लिख लेते हैं इसमें HCF ऑफ A कॉमा B, दो संख्याएं हैं A और B, इनका HCF हमको निकालना है तो A इंटू बी अपॉन LCM कर देंगे अगर LCM दिया होगा तो। और ऐसे ही LCM अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या तरीका बताया था, देखो इसमें अगर हमको HCF निकालना है तो अगर ऐसे पावर के रूप में लिखेंगे तो छोटी घात वाले को लिख दो, जो भी संख्या कॉमन आ रही है उसमें छोटी घात वाले, एक तो ये दो कॉमन आ रहा है तो दो की छोटी घात कितना है, दो की घात एक है। अगर बाई चांस या तीन की घात दो होता है ऐसे इसमें, तो तीन की घात एक वाला लिख देते हैं HCF में गुणा करने के लिए, या तीन की घात तीन होता है यहाँ दो होता है तो दो घात वाला लिख लेंगे HCF में। ठीक है, और LCM में क्या लिखेंगे, जिसकी घात ज्यादा होगी। अब उसमें उभयनिष्ठ वाली संख्या नहीं देखी जाएगी, तो ये उभयनिष्ठ वाला आ रहा है तो इसमें क्या होगा, ये छोटी घात वाला ना देख करके हम किसको देखेंगे, बड़ी घात वाले को देखेंगे। ठीक है, गुणन इसमें लिखा ना संख्या में उपस्थित गुणनखंड की जो भी अभाज्य गुणनखंड हो रहा है उसमें सबसे बड़ी घात एक ये हो गया। अब उसके बाद ये कॉमन नहीं आ रहा तो इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसमें HCF और LCM, या फिर ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इनका हम क्या निकालते हैं, HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं इसका। पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम इसका ज्ञात करेंगे तो देखो इसमें कितना आ रहा है, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो की घात पांच तक आ रहा है। दो की घात पांच मतलब कितना हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, और फिर कितना आ जाएगा 32 तिया 96। ठीक हो गया, ऐसे निकालने का तरीका भी बताया था, 96 के निकाल सकते हो, दो से डिवाइड करोगे तो कितनी बार हो जाएगा ये 48 बार। ठीक है, फिर दो से आ जाएगा 24, फिर दो से ये आ जाएगा 12, फिर दो से 6, फिर दो से 3, फिर 3 से 1 आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, यानी कि ये क्या आ गया फिर 2 की घात 5 गुणा 3। ठीक है, अब इसके गुणनखंड निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 101 कितना आ गया 404 आ जा रहे हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 101। अब अगर HCF ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया था, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया उसकी छोटी पावर वाला लिख दो, हो गया। तो HCF कितना आ गया 2 की घात 2, यानी कि आ गया कितना इसका 4। अब LCM अगर हमको निकालना है तो LCM में क्या बताया था, बड़ी घात वाला ले लेंगे। ठीक है, तो देखो बड़ी घात वाला लेंगे तो यानी कि 2 की घात 5, फिर जो बच रहा है उसको भी 3 गुणा 101। अब छोटी घात वाला लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक हो गया, बड़ी घात वाला ले लेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, या अब इनका गुणा कर लेना, 2 की घात 5 मतलब 32 गुणा 3 गुणा 101। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 9696 आ जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर अभी क्या फॉर्मूला बताया था, LCM ज्ञात करना है, HCF तुमको दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का क्या कर दोगे, गुणनफल कर दोगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया, और बट्टे में क्या लिख दिया HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। ठीक है, LCM ज्ञात करना था, अगर HCF ज्ञात करना होता तो LCM आ जाता, अगर दे रखा है तो वाली बात है। ठीक है, अब इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे गुणा करो और बट्टे में HCF लिख दो इसके। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्को 16। अब 24 का इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9696, यानी कि 9696 इसका आ जाएगा आंसर।
अब देखो इसमें हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। तो 6, 72 और 120 का, ठीक है। इसको दो तरीके से बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल द्वारा प्राप्त हो गए। ये 2 गुणा 3 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया कितना, 2 गुणा 2, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24, 24 3 72 आ गया। अब 120 है तो ये आ गया कितना, 2 गुणा 2, कितना आ गया, 4। अब लाना कितना है हमको, 120 लाना है इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर से, 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 पंचे 120, ठीक है। अब इसको पावर के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाए, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5, ठीक है। अब देखो HCF अगर हम देखेंगे कॉमन लेने के, उसमें कॉमन लेने के तरीके से, तो 3 के 3 में कॉमन कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना। और कौन सा आ रहा है 3 के 3 में कॉमन, 1 के 3 का पेयर बना लो, या तो इसके साथ ले लो या इसके साथ ले लो, ठीक है। तो कितना आया फिर, 2 गुणा 3 यानी कि कितना आया, 6। अब इस तरीके से अगर हम HCF निकालते हैं पावर वाले टर्म्स में, तो क्या आता है HCF, जो उभयनिष्ठ आ रहा है गुणनखंड है। उभयनिष्ठ वाला कौन सा है, 2 वाली संख्या ही तो आ रही है और एक 3 वाली संख्या आ रही है। तो उभयनिष्ठ वाली जो संख्याएं आती है उनमें जो सबसे छोटी घात होती है उनका गुणनफल ले लेते हैं। सबसे छोटी घात वाला यहाँ कितना है, 2 की घात 1 है, बाकी में 3 आ रहा है। इसमें सबसे छोटी घात वाला कितना है, 3 की घात 1 है। इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आया, 6 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका LCM कैसे लेंगे, इसका LCM ले लेंगे। देखो जो 3 के 3 में कॉमन आ रहा है उसको भी लिया जाएगा, है ना। और जो ओनली 2 में कॉमन आ रहा है उसको भी लिया जाएगा, और जो नहीं आ रहा है उसको भी लिया जाएगा। तो 3 के 3 में कॉमन ये वाला आ गया, फिर बाकी 2 में कॉमन आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, ये वाला 3 के 3 में कॉमन आया, और जो नहीं आ रहा है उसको भी लेंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 360, ठीक है। अब यहाँ पर को LCM अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या आता है, जो हाईएस्ट पावर वाले हैं उनका गुणनफल कर देना हमको, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वाले में कितना आ रहा है, 2 की घात 3 आ रहा है। अब 2 बार आ रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार ले लेंगे, 2 की घात 3। अब ये 2 की घात 1 वाला नहीं लिखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला ही लिखना होता है। गुणा, अब कितना हो जाए इसमें, हाईएस्ट पावर वाला कितना है, 3 की घात 2 और गुणा 5। अब देखो इसको भी अगर ओपन करोगे तो यही तो आना है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 और 5, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 360 ही आएगा। आई बात समझ में। तो ये आ गया कितना, 360। अब देखो एक हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो इन तीनों का अगर तुम गुणा करोगे और इसके HCF और LCM का गुणा करोगे तो ये तीनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। 6 गुणा 72 गुणा 120, ठीक है। ये 360 गुणा 6, इसके इक्वल क्या होगा, नहीं आएगा। आप लोग गुणा करके भी देख सकते हो, ये गुणा करके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गुणा करके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, A गुणा B गुणा C इज नॉट इक्वल टू HCF गुणा LCM। यानी कि 3 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर नहीं आता है। 3 संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर नहीं आता है, ठीक हो गया। तो वो केवल कितने के लिए अप्लाई होगा, केवल 2 ही संख्याओं के लिए अप्लाई होगा वो वाला फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन दोनों टाइप से हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।